अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इस वक्त आप पाकिस्तान में किसी से भी बात कर लें तो हालिया चंद दिनों के अंदर एक चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगी कि इस बार जो बिजली का बिल आया है उसमें बहुत ज़्यादा कीमत लगाई गई है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं और इस दफ़ा जो बिल आया है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा बिल आएगा। बिजली के बिलों से लोग तंग हैं, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मुल्क में हुकूमत उन लोगों की है जिन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से बड़े वादे किए थे और ऐसे वादे किए थे शायद माजी में किसी ने ऐसे वादे ना किए हों, और इस वक्त उन तमाम लोगों की हुकूमत है जो ये वादे करते रहे। ये बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहते थे इलेक्शन पीरियड के दौरान, जरा आप भी सुनिएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवानी है तो तीर पे मोहर लगाना है। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करे। ਅਸੀਂ 300 यूनिट तक तमाम लोगों का बिजली का बिल मुफ्त करांगे। कि जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। जी, आपने देखा कि कैसे दोबारा रंग सजे। अभी आप में से कोई भी ऐसा है जो गया हो और जिसको आगे से कहा गया हो कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने दे दिया? बल्कि अब तो जिधर लोग जा रहे हैं आगे से बंदे को डर लगता है कि खून की बोतल ना वो मांग लें। जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हर बंदा तंग है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये दुनिया की तारीख में वाहिद ऐसी हुकूमत है जिसमें वो तमाम सियासी जमातें शामिल हैं जिन्होंने ये वादा किया था। कोई कहता था 200 यूनिट, कोई कहता था 300 यूनिट तक आपको फ्री बिजली दी जाएगी। भाई आप 200 ना दें, 300 ना दें, 2 यूनिट ही दे दें। ये एक भी अपने वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। पहले होता था कि किसी एक सियासी जमात की हुकूमत होती थी, उसने कोई वादा किया होता था और वो उस वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं करता था, उस पर तनकीद होती थी। लेकिन ये वाहिद एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं, जिसमें बिलावल साहब भी शामिल हैं, जिसमें आसफा भुट्टो साहिबा भी शामिल हैं, मरियम बीबी भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है। और इन सब ने मिलकर जो वादा किया, इज्तिमाई वादे की जो है ना वादा खिलाफी की है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कि इतना बड़ा वादा किया पाकिस्तान की आवाम से और बार बार किया। ये नहीं किसी एक मौके पे चलते हुए जिक्र कर दिया, बार बार कहा कि जनाब इतने यूनिट आपको फ्री देंगे, आपका बिल जो है अदा हो जाएगा, आप जाएंगे। आपने सुना मरियम बीबी कह रही थी कि आप बिल पे करने जाएंगे तो आगे से कैशियर कहेगा भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा बिल तो हुकूमत पंजाब ने दे दिया है। लेकिन अब जो रंग सज रहे हैं और अब जो नारे लगने के बाद जो सिचुएशन है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से दोबारा समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो बात कही जो पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा सेगमेंट जो है वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है और उनके जहनों में भी यकीनन ये क्वेश्चन होगा। मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, जरा आप सुनिएगा। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया हमने कि एसआईसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं और उनके पास रिजर्व सीट्स आती हैं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि एसआईसी पे हम कहां से पहुंचे हैं। एसआईसी में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड पीटीआई एज अ पार्टी विद व्हाटएवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. Now we say okay, वो सारा चीज जो है हमने नहीं देखना एकदम और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सकें। जी, आपने सुना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से आप शुरू कर रहे हैं, आज से आप शुरू कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ से कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसल आ गई, उसको सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे किस तरह? इलेक्शन के दौरान क्या कुछ होता रहा, कैसे कागजात नामजदगी छीने गए, कैसे एक जमात को इलेक्शन से आउट किया गया, बल्ले का निशान उनसे लिया गया। इन सारी चीज़ों को जब तक हम नहीं देखेंगे, इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो कंप्लीट जस्टिस कैसे हो सकता है? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि हम आइसोलेशन में तो इस सारे मामले को नहीं देख सकते। जो पहले हो रहा था उसके ऊपर क्या पूरी कौम आंखें बंद कर ले? क्या उसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह घोड़े की आंखों के ऊपर वो कुछ लगा दिया जाता है कि उसको इधर उधर कुछ नज़र नहीं आता, हम वैसा तो नहीं कर सकते। हमारी आंखों के ऊपर पट्टी तो नहीं, हमें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी कुछ कहा। क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा। During these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave
constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. जस्टिस अतर मिनोला साहब का ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, यकीनन वो आईनी इदारा है, लेकिन उसने आइन की जिस तरीके से वायलेशन की है, जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, वो दुरुस्त नहीं है। लगता है इस तरह है कि बादिल नज़र में वो आइन को वायलेट किया गया है। तो अगर हम उसको वैलिडेट कर देंगे तो क्या ये आइन के स्पिरिट के मुताबिक होगा? इस सारे मामले को हमें देखना पड़ेगा। ये जो दो कमेंट्स थे मेरे ख्याल में आज की समात में ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और यकीनन जब मोअज़्ज़ज़ अदालत इस हवाले से फैसला करेगी तो इस चीज़ को अपने जहन में रखेगी, और उसके बाद जो फैसला आएगा वो पूरी कौम के सामने होगा। मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर और कुछ जो दीगर सियासी मसाइल इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। साहबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप तो सारी प्रोसीडिंग देखते भी रहे, ख़ुद भी अदालत में गए, आप कॉन्फिडेंट हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल जाएंगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतर भाई बहुत शुक्रिया। देखें, मैं डे फर्स्ट जब नेशनल असम्बली का बजट सेशन चल रहा था तो आई वॉज नॉट देयर। तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हवाले से पूछा कि, और साथ ही वकील साहब ने बताया कि जी वो नेशनल असम्बली में, तो उन्होंने कहा मुनासिब अगर वो समझें तो आ जाएं। फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं चला जाऊँ, चूँकि नेक्स्ट डे मेरे नॉमिनेशन पेपर्स खुलने थे, और फिर 5 दिन से मैं वहीं पे हूँ। और 2 मेन इश्यूज़ थे। एक तो मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर SIC लिखा है या नहीं, वो लिखा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, अलायंस विद PTI। वहाँ से पहला केस ने ट्विस्ट लिया, फिर उसके बाद वो टेक्निकलिटीज़ में चले गए कि बल्लेबाज का क्यों जमा हुआ। वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन के वकील उन्हें फंसा गए कि जी कोई भी कैंडिडेट 5 टिकट भी जमा करवा सकता है, उसका जो आखिरी टिकट होगा वही वैलिड होगा, या आखिरी एफिडेविट। वहाँ से हम क्लियर हो गए। उसके बाद आज दूसरा मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था। इस वक्त हमारे वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने 2 डॉक्यूमेंट्स पेश किए। एक के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बाकायदा पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया हुआ जी, बल्कि अब तो आपके पार्लिमानी लीडर मेरे ख्याल में ज़रताज गुल साहिबा का नोटिफिकेशन भी हो चुका है। दूसरे उसी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने या अपना ज़रताज गुल साहिबा को हमारा पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर किया हुआ है, एक्सेप्टिंग दैट SIC इज़ अ पार्लिमानी पार्टी। तीसरी एक उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक साहब ऑनरेबल, उन्होंने एक बड़ी क्वेश्चन किया कि जी बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया SIC ने? उन्होंने कहा जी लिया। क्या कोई सीट जीती? उन्होंने कहा जी एक नेशनल असम्बली की जीती, प्रोविंशियल असम्बली की जीती। तो उन्होंने कहा फिर अब आप बताएं क्या स्ट्रेचर है, पार्लिमानी पार्टी है या नहीं? अब तो उन्होंने अपने निशान के ऊपर भी जीत ली है। फैसल गंडापुर साहब जीते कौमी असम्बली की सीट पे, तो उसके ऊपर वो चुप थे। मैं ये समझता हूँ कि आज और कल गुज़श्ता रोज़ काजी साहब ने फरमाया था कि 11:30 बजे से लेके 1:30 तक समात होगी। 1 बजे अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। उसके बाद रिबटल के लिए जवाब के लिए फैसल सिद्दीकी साहब खड़े हुए, उन्होंने 15 मिनट मांगे, और सलमान अकरम राजा साहब ने 10 मिनट। ये फिर भी टाइमलाइन से मैच कर रहा था। हम 1:25 तक हम केस फिनिश करते थे। तो जब उन्होंने कहा कि कल ना कर लें, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा सर मैं 15 भी नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट लेता हूँ। 10 मिनट फैसल सिद्दीकी साहब के, 10 मिनट सलमान अकरम राजा साहब के। 1:20 पे हम आज केस समअप हो जाना था, चूँकि जवाब सिर्फ हमारा रह गया, अब उसमें कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो काजी साहब ने मेरा ख्याल है कि बेंच के हालात देखते हुए उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए ही लिंगर ऑन कर दिया, उसे नेक्स्ट। अच्छा, वैसे तो आज बेंच के अंदर से भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए। सज्जाद अली शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो पहले होता रहा, हमें पता है कि आप गायब थे, आप इधर आए, आपने छुप के
3000 टिकट साइन किए, क्या कुछ होता रहा, पूरी कौम देखती रही, उसको किस तरीके से हम इग्नोर कर सकते हैं? वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जो माहौल था उसको भी तो एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। बेसिकली मैं वहाँ पर इसलिए गया था कि मैं काजी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को वजाहत कर सकूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से मजरू किया गया। देखिए, किसी भी कैंडिडेट का ये पहला फंडामेंटल राइट है जो आईने पाकिस्तान ने उसे दिया है कि वो एट द टाइम ऑफ सबमिशन हिज नॉमिनेशन पेपर्स, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ हिज नॉमिनेशन पेपर्स, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, वो तीनों मौक़ों के ऊपर आरओ के ऑफिस के अंदर मौजूद हो सकता है। हमारे तकरीबन 80% कैंडिडेट रुपोज थे। हमारे आरओज़ के ऑफिसेज कॉर्डन ऑफ थे, पुलिस ने घेरे में लिए हुए थे। मेरी गिरफ्तारी के लिए तो मैं नहीं बता सकता कि पंजाब पुलिस की और उस्मान इब्राहिम की हालत क्या, इसकी आईजी की डॉक्टर उस्मान की क्या हालत हुई थी। मैं तो दाखिल ही नहीं हो सका वहाँ पे। फिर उसके बाद आप दैट सेम डे 13 तारीख वाला दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं बल्ले के केस की। ठीक, अच्छा, हमने लिखा SIC अलायंस विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI का और SIC का टिकट जमा करवाया। बिल्कुल 2:30 बजे के करीब पार्टी लीडरशिप ने फैसला किया कि हमारे एक और अलाइड हैं PTI N वाले, बल्लेबाज वाले, उनका टिकट जमा करवा लेते हैं। जब हमने उनका एफिडेविट और टिकट जमा करवाया, आधे घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जिस भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर के ऊपर तहरीक इंसाफ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप इनको किसी और पार्टी का टिकट जारी नहीं करेंगे। अच्छा, आरओ ने कहा जी अब आपको ना SIC का मिलेगा ना आपको PTI N का मिलेगा। अच्छा जी, फिर हमने एक एप्लीकेशन, मेरे वकीलों ने, ये वहाँ पे वकील ही बेचारे फैसला कर पा रहे थे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपने मौजूद अदालत में जमा करवाई? हमने हर चीज़ जमा करवाई है। मैं सिर्फ ये आखिरी 4 घंटे काजी साहब को डिस्क्राइब करने के लिए वहाँ पर गया था। ये बिल्कुल ऐसा है। मैंने वहाँ पर बात करनी थी, मैंने रिक्वेस्ट भी की 3 मरतबा कि सर आप हमारे घर तशरीफ़ लाए थे कौमी असम्बली में, आपने वहाँ पर आइन पे खड़े होकर एक लेक्चर दिया था पूरी कौम को। वहाँ पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की बात को इंतहाई तहम्मुल के साथ सुना था। आज उसी पार्लियामेंट का फॉर्म 40 का एक नुमाइंदा आपके सामने आके खड़ा हुआ है और वो बताना चाह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके कोलीग के साथ क्या हुआ है, लेकिन आप 5 मिनट नहीं दे रहे मुझे। आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल एज इट इज है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दें, उसको पुलिस घेर ले, 3 रुकनी बेंच बैठा हो, उस बेंच का सरबराह वहां पर ना पहुंच सके, ठीक, और जब फैसला लिखा जाए और उसके बाद रिव्यू पिटीशन के अंदर जो अगला आने वाला फुल कोर्ट है या 5 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच है, वो उस एक बेंच के ना पहुंचने वाले मेंबर से ये कहे इट्स नॉट आवर फॉल्ट, यू वर नॉट देयर, ठीक, बट यू हैव टू सी कि उस बंदे को वहां पर दाखिल नहीं होने दिया गया कि किन हालात से। और यही वो चीज़ें जो आज मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने हमारे इसका जिक्र किया। कमीशन के वकील जो हैं वो जितनी डठाई के साथ झूठ बोलते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फुल कोर्ट के सामने, मैं तो समझता हूँ उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि शटलकॉक का निशान अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं था का मतलब किसी और कैंडिडेट को दे दिया गया था। वी हैव सबमिटेड अ डॉक्यूमेंट जो आरओ के दफ्तर के बाहर लगी, उसके ऊपर शटलकॉक के ऊपर मेरा नाम लिखा गया, जो आपको एलोकेट हुआ था, जो एलोकेट हुआ। 3 बजे मेरा निशान चेंज कर दिया गया टावर। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 29 कैंडिडेट्स ने इन टोटल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। उन 29 में से किसी एक के पास भी शटलकॉक नहीं है। हाउ ऑन फेस ऑफ अर्थ इलेक्शन कमीशन का लॉयर ये कह सकता है कि दैट सिंबल वाज नॉट प्रेजेंट देयर, चूंकि मेरी दरखास्त उन्होंने साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश की है वहां पे। अच्छा, जरा टाइम की कमी में एक और चीज़ ब्रीफली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया, आप लोगों के इत्तेहादी JUIF ने, उनके वकील ने कहा भाई हम बिल्कुल सहमत हैं, सीटें हमें मिली हुई हैं, तो वो किधर गया इत्तेहाद? वो मैं तो नहीं कहूँगा शेर अफजल महाराज साहब कुछ कहते होते हैं, कोई जो इत्तेहाद बन रहा था और मौलाना साहब ये हैं बड़े असूल हो गए, ये हो गए, वो तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आपके सामने 3 रोज़ कबल मौलाना ने मुझे चार्जशीट किया था कि बिकॉज ऑफ PTI एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ चेयरमैन SIC ये इत्तेहाद नहीं हो रहा, चूँकि उन्होंने अपनी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू के बाद कहा कि जी उन्होंने आज भी इख्तलाफी बयान दे दिया, ये कर दिया। मैंने कहा जी ओके ठीक। हालांकि मेरा दूसरा पोर्शन ये था, मैंने कहा था कि बीइंग डेमोक्रेटिक मैं उस 6 जमात का इत्तेहाद का हिस्सा हूँ, मेरा इख्तलाफी नोट लिख लें, कसरत राय फैसला करेगी, मैं कसरत राय के साथ खड़ा हूँगा। मैंने अब कसरत राय भी छोड़ दी। मैंने ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया गया, खान साहब की तरफ से भी और 6 जमातों की तरफ से भी, वो आज इत्तेहाद अनाउंस करें मौलाना के साथ, मैं मौलाना के साथ बैठूंगा। देखिए अब ये इसका जवाब मौलाना ने देना है। उन्होंने तो वहाँ पे परसों क्वेश्चन रेज कर दिया। मैं इन्हीं बुनियाद के ऊपर ये बात बार बार रेज कर रहा था कि समथिंग विल हैपन,
और हम बिल्कुल बीच चौराहे में कहीं तहरीक में मौलाना से जुदाई का झटका हमें ना बर्दाश्त करना पड़े। और एहतजाजी तहरीक में जब आपकी एक मेजर पार्टी निकलती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। वैसे अभी पीटीआई के दोस्त क्या कह रहे हैं, ये जो मखसूस नशिस्तों पे जो मौक़िफ़ लिया है कि हमें जो मिली हैं ठीक हैं? सब हर्ट हैं, सब हर्ट है। कल कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर भी हर्ट है। फिर उनके भाई जो हैं, उनके बेटे जो हैं, साहबजादे जो हैं, असद साहब, वो DI खान के अंदर हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बयानबाजी पे उतरे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़। अली अमीन आपको पता बड़ा आउटस्पोकन बंदा है। अली अमीन को मैं तो समझता हूँ, मैं उसे सलूट पेश करता हूँ कि उसने अपने जज्बात को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि कोर कमेटी ने उन्हें रोका हुआ है कि वो JUIF के ख़िलाफ़ को बयान नहीं भेजेंगे। फिर उससे पहले भी 5 दिन पहले एक वाक़या हुआ, सेनेट के अंदर कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर, उसके चेयरमैन मुंतखब हुए सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं। उनके तजवीज़ और तईद कुनिंदा PMLN के सेनेटर्स हैं। ठीक है, तो बट ये सारे मामला चले। अच्छा, आखिर में साहबजादा साहब ज़रा ब्रीफली बताएं कि क्यों नहीं रिहा करवा पा रहे खान साहब को? अब कुछ दोस्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो इस वक्त क़यादत बाहर है वो चाहती नहीं है कि खान साहब बाहर आए। आपको भी ये फीलिंग मिलती है? देखिए, मेरी एक बात सुने, जब स्टेट एक बंदे को ज़बरदस्ती अंदर रखने पे आई हुई हो ना, तो या तो आप हमें बताएं कि हम AK-47 उठा लें, मार्टर गन्ने उठा लें। वायलेंस हमारी पॉलिसी नहीं है, वायलेंस हमारी थिंकेबल चॉइस भी नहीं है। सेकंड चॉइस तो बहुत दूर की बात है। जो कुछ, जितना एहतजाज, जो कुछ प्रोग्राम्स जिस तरह हो रहे हैं, इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक हो रहे हैं। आज भी पार्टी के लीडर्स खान साहब से मिलने के लिए गए हुए थे। जब शेर अफजल साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया तो भी इमरान खान साहब ने गाइड किया था। जब उन्हें कोर कमेटी से निकाला गया तो भी इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी। जब उन्हें पॉलिटिकल कमेटी से निकाला तो भी तो ये जो अभी है, एक तरह से कहा जाता है कि खान साहब को पता नहीं है चीज़ों का, इस वजह से वो ये आप कह सकते हैं। टू सम एक्सटेंड आप ये मार्जिन बिल्कुल दे सकते हैं कि एक महसूर कैद आदमी जिसके पास सबसे बड़ी अजियत के अलावा और कुछ सूरत ना, और वो अजियत PTV है जो उनके पास थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल है, उसे देखना कैद रहने से बड़ी अजियत है। वैसे आज मेरे ख्याल में ये कैद बामुशक्कत में आता है और 10 बाय 12 के सेल के अंदर फिर उसे रिलाई करना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन के पास जो उसके पास पहुंचती है। तो जब अगर खान साहब PTV देखते रहे तो ये ना हो कि बाहर निकल के शहबाज शरीफ को वोट दे दें, मतलब PTV पे जो हुकूमत की तारीफें होती हैं। मैंने तो बल्कि ऑन अ लाइटर नोट, हम उस दिन नेशनल असेंबली में थे, तो मैंने कहा कि यार ये इन PTV वालों से जाके स्पीकर से बात करें, इनसे कहें कि को हमारा प्रोटेस्ट भी दिखा दिया करें। ये वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस को दिखा रहे होते हैं और बड़ी स्मूथ सेलिंग दिखा रहे होते हैं कि अंदर बैठा खान ये ना समझे कि मेरे बंदे कहाँ पर अपोजिशन। हालांकि हमने इन 3 माह में ऐवान नहीं चलने दिया। आप गवाह हैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है और जितना वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, पंजाब के अंदर भी और नेशनल के अंदर भी। लेकिन अगेन जब रियासत आपको अंदर रखने पे उतरी हुई हो, देखिए तो दूसरा तरीका है वायलेंस। अब वो तो देखिए ना, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ तक के फैसलाबाद का जलसा था, लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, जी ये निकले भाई, हमने डेट अनाउंस कर दी। मैंने खुद गया, मैंने इमरान खान से पूछा, मैंने कहा खान साहब आप हमें उन्होंने कहा तूने ये काम नहीं करना, इसलिए कि वर्कर पहले ही इतना अंदर गया हुआ है कि मैं मजीद वर्कर्स की किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही ना, सियासी जदोजहद करनी और पीसफुल जदोजहद करनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे। एनीवे साहबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची और सिंध के जो सियासी हालात हैं, पीपल्स पार्टी बामुकाबला MQM, एक बार फिर क्या तफसीलात हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अली साहब, ये इशू क्या है कि हर कुछ माह के बाद, कुछ माह नहीं तो सालाना तो ये इवेंट होता ही होता है कि MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगाते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत आपके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तो ये मसला हल क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि वहाँ पे तो आप अपोजिशन में हैं, वफाक में आप इत्तेहादी हैं, तो ये इशू क्या है? देखिए जनाब, वो चीज़ें इग्नाइट हुई थी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और उसमें जो चीज़ें हमने मीडिया के थ्रू तमाम आवाम को बतलाई थी वो ये थी कि 54,000 नौकरियों पे जो हमारा स्टे मौजूद था सन 2023 से, उसका फ़ैसला आया और वो फ़ैसला बजा तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मौक़िफ़ है उसकी तर्जुमानी करता है, और कोर्ट ने भी MQM के जो नैरेटिव है उसको सेकेंड किया। 54,000 नौकरियां जो हैं वो लगभग इलेक्शन से पहले, मतलब इलेक्शन एंड हो रहा था और उसके बाद उनके प्लान ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का
कि वो तमाम ही नौकरियां अपने जियालों को और अपने जो उनको इलेक्शन में जिन्होंने फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना था उनको तोहफे के तौर पे दी जा रही थी। हम चले गए कोर्ट में, कोर्ट के बाद आज जाके इस हफ्ते डिसीजन आया है और डिसीजन में क्लियरली लिखा हुआ है और हमारी गुजारिश ये थी, सिंध हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू, हमने कोर्ट में भी ये बात की थी कि जनाब देखिए मेरिट को फॉलो नहीं किया जा रहा, मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। यहाँ पर वॉक एन इंटरव्यू के नाम पे जो है वो एक धंधा स्टार्ट हो गया है और यहाँ तो हर डिपार्टमेंट में आप यकीन जानिए एक वो कहते हैं ना रेट ओपन हुए थे कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने ग्रेड की नौकरी के इतने पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शबखून मारा जा रहा था सूबाई हुकूमत की जानिब से। सर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ना कि वो आपके हवाले से कहते हैं कि राब्ता कमेटी आदि जो है वो सरकारी नौकरियां उन्होंने ली हुई हैं, वो आपके ऊपर खुदा न खास्ता टारगेट किलिंग का, बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र कर दिया, आप लोगों ने उनको नस्ल परस्त करार दे दिया, मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तो भुट्टो साहब के हवाले से जो बातें की वो भी सामने, तो ये इस लेवल पे चीज़ें सिर्फ नौकरियों की वजह से आई कि या फिर कोई अंडरलाइंग और भी कोई इश्यूज हैं आपके? वेल आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कल जो खालिसतन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी मकसद जो है वो यही था, पहली बात। दूसरी बात यह कि यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी को परेशानी तो लगे कि 54,000 नौकरियां इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है, और सूबाई हुकूमत जो है वो पिछले 1 साल से जो है वो ये काम नहीं कर पा रही थी, तो दर्द बनता है उनका बजा तौर पे, उनका रिएक्शन आना बजा तौर पे। अच्छा, रही बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, वो जो एक टिपिकल जो एक लाइन ली जाती है ना कि जी हम फलाना और ढिमका और ये वाली चीज़ें तमाम एसोसिएट की जाती है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को लेके। जनाब पूरा पाकिस्तान गवाह कि 2016 के बाद अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की पॉलिटिक्स को कारबंद रखते हुए रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ और जमहूरियत में जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने तई सारे एफर्ट्स कर रही है। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखें बैड गवर्नेंस की मिसाल, आप पूरा बजट आपके सामने मौजूद है। ये शहर सिंध की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ, 90% से ज़ायद रेवेन्यू कमा के देने वाला शहर जो है, सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ, कराची इन रिटर्न में जो है उसको 1% से भी कम का जो है वो प्रोपोर्शन देना, इस सरासर नाइंसाफी है। पर इसमें अली भाई माजरत के साथ, अली भाई आप लोगों ने उस बजट के हक में वोट दिया वफाक में, यही तो इशू है कि ये बजट अवाम दुश्मन है, कराची के अवाम का दुश्मन है, तो फिर आप उसके नहीं सुबह आप अपने आप को अलहदा तो नहीं कर सकते ना अली भाई। नहीं, वफाक में आप इत्तेहादी हैं, ये मिक्सअप हो गई चीज़ है। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सूबाई हुकूमत के बजट की। अच्छा, रही बात वफाकी हुकूमत के बजट को लेकर, तो देखें ये चीज़ तय करनी होगी कि जो देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है बड़ी सियासी जमातों में खासकर कि यहाँ पर जैसे ही किसी भी सियासी जमात की हुकूमत आती है वो एक पॉलिसी लेकर आ जाती है और वो ये समझती है बड़ी जमात कि मेरी जो लाई हुई पॉलिसी है वो बड़ी सबसे ज़बरदस्त है और इससे पिछली हुकूमत ने जो पॉलिसी ली हुई थी वो इंतहाई कोई बेकार थी और उसमें अवाम पाकिस्तान का और जमहूर का नुकसान हो रहा था। अच्छा, इस माइंड सेट को लेकर पिछले 15 सालों से तसलसल के साथ इस पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम है। पहले तो हो जाता था शब खून मार दिया जाता था, चीज़ डिक्टेटर्स आ जाते थे, तमाम चीज़ें हो जाती थी। देखिए यहाँ पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तमाम बड़ी सियासी जमात और अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, वरना वही मसाइल होंगे जो आज हो रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज या उनके एलाइज जो हैं जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी शामिल है, उनसे बात करेंगे तो उनके जवाब ये होगा कि जनाब पिछले जो 18 से 22 के जितने ख़राब डिसीजन थे हम तो उसका भुगतान। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा जब 18 में खुद पीटीआई की हुकूमत थी तो वो इल्ज़ाम लगाती थी मुस्लिम लीग नवाज पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉक एंड रोल वाली सिचुएशन है ना, अब पाकिस्तान ऐसी मुआशी सूरत हाल में दलदल में फंस चुका है कि जिस पे किसी भी फैंटेसी का जो है ना वो जो काम होते हैं वो चल नहीं सकते हैं। IMF डिक्टेटेड बजट है, इसमें कोई अभाम की बात नहीं है। आप उसके हक में बोलिए, वो उसके खिलाफ बोलिए। जनाब ये बजट पास होना था, जितनी जमातें जो बात कर रही हैं कि जी ये बजट कैसे पास हो गया, तो सबको पता है कि IMF से जो है हमने पैसे लिए हुए। एक तरफ आप पैसे लेंगे, एक तरफ आपको जो है वो पैसे दरकार हैं, दूसरी तरफ आप आंखें दिखाएंगे, गुर्राएंगे। अच्छा अली भाई, ये जो है एक और जो मसला है गवर्नर सिंध का मसला है, उसमें नून लीग का जिक्र भी आता है, इसलिए कि मुआहदे के तहत शायद सिंध का गवर्नर नून लीग से होना था। अब कामरान टसूरी साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर MQM सोच रही है क्या गवर्नर साहब इस्तीफा दे देंगे? अब मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के कुछ और किसी और के इस्तीफे की डिमांड कर देता हूँ। नहीं जनाब, देखिए बात यह है कि कोर इशू से अगर आप ड्रैग करेंगे चीज़ों को तो फिर आप 50 मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह देता हूँ जी फलाने साहब का इस्तीफा दरकार है मुत्तहदा को। नहीं भाई, इस तरह नहीं हो सकता।
तमाम चीज़ों का ये मुल्क और ये सूबा मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें कॉमन टर्म्स में आना होगा। और मैं तो वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, देखिए 2 दिन से ये सूरत हाल बनी हुई है ना। वे फॉरवर्ड ये है कि जनाब जिस इशू पे हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कि बहुत बुरी लगी, उसका मसला है, कोर मसला है नौकरियों की मुनसिफाना देना लोगों को। भाई लाड़काना में अगर मकामी नौकरी निकल रही है तो उसमें अगर शहर कराची का एक शख्स जो है वो उठ के लाड़काना के जॉब को हथिया लेगा तो भाई ये बिल्कुल गलत काम है। इसी अंदाज से वैसे अली साहब ऑन प्रिंसिपल कराची वाला भी पाकिस्तान का शहरी है, लाड़काना वाला भी शहरी। ये कोटा सिस्टम तो इन इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, मतलब कैसे ये इस तरह का सिस्टम हो सकता है? अब तो 50 साल गुजर गए जनाब, वो ही ना। तो इसके ये है मैं ऐसे आपका व्यू लेना चाह रहा था। देखें इसमें दो पहलू है ना, दो पहलू हैं। 50 साल का अरसा गुजर चुका है। आज अगर ये सेंस प्रिवेल कर रहा है कि जनाब ये कोटा सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए था, तो 50 साल से पूरा पाकिस्तान क्यों सो रहा था? ये अनोखा सूबा है, पूरे पाकिस्तान में एक अनोखा सूबा है जहाँ शहरी और देही की जो है वो डिवीजन मौजूद है। आप लाख कहते रहिए शहरी और देही सिंध की, और वो डिवीजन अब खलीज बनती जा रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा होता क्या था कि पहले अगर जो कोटा था यकीनी तौर पे देही सिंध को अपग्रेड करने के लिए, उनको सिस्टम में लाने के लिए कोशिश ये की गई कि उनका प्रोपोर्शन ज्यादा रखा गया। भाई ठीक है, एक्सेप्टेबल बात, मान ली थोड़ी देर के लिए बात, मगर ये जब प्रोलॉन्ग की गई चीजें, आज हाल ये है कि जो 40% कोटा शहरी सिंध का है उसको भी फेक डोमिसाइल्स के जरिए भर्ती किया जा रहा है। ऐसी क्लासिकल एग्जांपल्स हम तो कोर्ट में मौजूद हैं इस डोमिसाइल के केस को लेकर। मैं खुद पिटिशनर हूं ख्वाजा हजार के साथ। ठीक है। अच्छा सर, ब्रीफली अली भाई जरा ब्रीफली बता सकें, क्या आप लोग इसको अबॉलिश करने के हक में है कोटा सिस्टम के? मेरे पास 20 सेकेंड है। देखें अब मौजूदा सूरत हाल में तो जो कोटा मयसर है ना इस शहरी सिंध के लिए, वो कोटे पर भी कोटा नहीं दिया जा रहा। ये है अलमिया प्रॉब्लम जो आ रही है हमें। भाई इन ट्रू इन लेटर एंड स्पिरिट इसको देखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 50 साल में जब से ये कोटा नाफिजुल अमल है, जरा इसका भी तो फॉरेंसिक किया जाए। जितने लोग जो है वो नौकरियां करके बैठे हुए हैं शहरी कोटे पे, क्या वाकयातन वो शहरी कोटे के हामिल लोग हैं या उनका भी एड्रेस और दीगर चीजें पीआरसी डोमिसाइल जो है वो कहीं और का है? नहीं जनाब, यहाँ पे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट काम ही नहीं हुआ है। तो ये वाले अली खुर्शीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक जी। सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर पहले ये ज़रा बताएं कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अगर ये सीटें हुकूमत को मिल जाती हैं तो आप कोई बहुत बड़ी चेंज देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर भी लेना उत्तर हर दफा आपको कानूनी तरीका जो है फर्ज किया लेजिटिमेसी मिल जाती है, आप टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ आई हुई तब्दीली ले आते हैं, तो जिसको कहने देने कि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो आया होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप इस सारे प्रोसेस के अंदर एक नैरेटिव बना हुआ, एक तकसीम हुई है पूरी पाकिस्तान के अंदर। अब उसके अंदर आप मुझे नहीं समझ आती कि कितना वो कर सकेंगे, क्योंकि अगर फर्ज मुहाल एक ऐसा डिसीजन आता है जो इमरान खान साहब के लोगों को लगा नहीं खाता, या फर्ज किया कि बहुत सारी जगहों पे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो खसूस जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन के अंदर वो उस तरीके से जो है वो नहीं कर पाते, तो होगा क्या कि आप एक क्लैश जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी मौजूद है, इसकी जो स्ट्राइक क्लैश है ये बढ़ने, क्योंकि आप जो जिस तरह का मर्जी अब केस चला, हर चीज पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल हुई है, और अब कॉन्सेंसस किसी चीज पे डेवलप करना जिसको हम नेशनल कॉन्सेंसस कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेंसस कहते हैं, वो अब नामुमकिन है अंडर द सर्कमस्टेंस। ठीक। अच्छा सर, आपने बात की कि इस वक्त एक बहरान सी की कैफियत है, बहुत सारा क्लैश नज़र आ रहा है। आलमी सतह पे भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत सफारती सतह पे भी काफ़ी नाकाम नज़र आ रही है। अमेरिका की कांग्रेस की जो करारदाद आई, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि जो इमरान खान को आपने रखा हुआ है ये एक तरह से सियासी इंतकाम है। तो ये आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी काबिल है कि उसकी लॉबिंग इतनी ज़बरदस्त है, या फिर हुकूमत की अपनी कोताहियाँ हैं जिसका नतीजा है कि आलमी सतह पे इस तरह की आवाजें आ रही हैं? देखिए जी, आलमी सतह पे ना हुकूमत की कोताही है और ना इमरान की काबिलियत है, ना हुकूमत की काबिलियत है, ना इमरान की कोई कोताही है। वहां तो आप जो नैरेटिव्स बनते हैं
वो उनके कौमी मफादात के मुताबिक बनते हैं। मुझे जरा बराबर एक लम्हे के लिए शोभा नहीं था कि जैसे चाइना के साथ जिसके लिए पर तोल रहे थे, इनका ख्याल था कि IMF, चूंकि उनको IMF की वजह से उस तरीके से चाइना के साथ ये बगलगीर नहीं हो पा रहे थे, जो इनके अज़ाइम होंगे कि दोबारा से CPEC जो ये 2018 में छोड़ गए थे पाकिस्तान और चाइना की, मैं बात कर हुकूमतों की नहीं, तो वो उसको दोबारा उसके अंदर नई जान दे दे, नई जिंदगी दे दे या उसको दोबारा शुरू करें। अब जैसे एक वफद गया, वापस वफद आया, तो ये कांग्रेस की करारदाद जो है लामहाल उसके नतीजे में है। नंबर 2 बात जो तरीके साफ के और हर उस बंदे के हक में जाती है जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई कैंपेन बैनुल-अक़वामी सतह पे चलाता है। मुल्की सतह पे उसकी वजूहत और होती है, बैनुल-अक़वामी सतह पे उनको टेलर मेड इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, इंडियंस लॉबीज की बिल्कुल जिसको कह रहे हैं प्लेटर में आके मिलती है, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तानी फौज के या पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो कुछ चीजों में जो जिसको कहना चाहिए कि एक सालमियत कह लें या पाकिस्तान की जो जो सॉवरेनिटी है या सोलिडारिटी है, उसके अंदर आके वो हमारे यहाँ शायद पोलिटिकल पार्टी जो है इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो, वो ना मीन करते हो, लेकिन उनके पीछे हर बंदा वजन डाल देता है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा वजन है, और ये जो जितनी तेजी दौरों की हुई है उसके जवाब में भी अपनी आपको और भी बहुत कुछ आएगा, और मुझे 2018 का रिपीट की कोशिश करेंगे। होता है नहीं होता, CPEC को बंद करा सकते नहीं करा सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि CPEC इज इन द रोलिंग, उसको भी बंद नहीं करा सकेंगे। शायद झगड़ा बहुत बढ़ जाए अमेरिका का और चाइना का पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, ये देखें ना, ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी होती हैं, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख्वातीन वर्कर्स को पकड़ना, अगर किसी को छोड़ा जाता है दोबारा पकड़ लेते हैं, फौजी अदालतों की तहवील में इतने अरसे से लोग हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वकला हैं, अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस मुकदमे को सुन रही है, तो ये भी तो वो सारी ग्राउंड रियलिटीज़ है ना। जज साहिबान खत लिख रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी ना। पहले तो बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, जो कुछ हो रहा है ये वो बिल्कुल वो पिक्चर है, उसकी इंटेंसिटी आपके करीब फर्क होगी, मेरे करीब फर्क होगी, लेकिन हम दोनों इस बात पे एग्री करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वज़ीर अताब है, और बहुत सारे लोग जेलों में है, बहुत सारी बेशुमार सैकड़ों और अगर हजारों कह दें, अगर काउंट डाउन हो तो शायद ये भी सही हो। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि इमरान खान को 10 अप्रैल से अलहदा हुआ हुकूमत से, 9 मई से पहले कोई एक सियासी कैदी बात वाक़या बता दी, सिवाय आप 2-3 जो हम साइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक उसमें शहबाज गिल थे और एक शायद आजम स्वाति को और शहबाज चौधरी साहब को। अब वो भी पता किस पैराए में गिरफ्तार हुए नहीं हुए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और वो भी एक ऐसा था कि मकबूल है कि 10 अप्रैल के बाद वज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई थी 2022 में, लेकिन अमलन जो थी हमारी जो सॉल्यूशन जिसकी इमरान खान साहब के वक्त में भी जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो कोई नया केस बनाया ही नहीं, सारे जन भाजपा बनाता रहा या उसकी हिदायत में बनते रहे, तो वो उसकी जो मुदाखलत है वो उससे दुगनी हो गई थी। तो चनाचे चलो 3 केसेस हो गए, वगरना तो तहरीक इंसाफ को किसी छेड़े नहीं है। 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, और पहले क्यों नहीं किया गया ये अलग बहस है। लेकिन उसके बाद एक ज़ाहिर है कि जैसे आप अमेरिका में देख लें या आप रहते रहोगे, 9/11 का जो वाक़या हुआ था उसके बाद एक जो मूड से या जो कार्रवाइयाँ थी उसके सख्ती आ गई थी। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये जो पकड़ धक्कड़ है, इसको सिवाय इसके कि कोई नेशनल रिजॉल्व जब तक नहीं होता तब तक ये खत्म होनी नहीं है। और ये पर सर ये रिजॉल्व आपको नजर आ रहा है, और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर ये रिजॉल्व, मतलब कि ये चीज़ों का रिजॉल्व होना मुमकिन है? एक तो वो रिजॉल्व भी चाहिए और साथ साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपको नजर आ रही हैं? पहली बात यह है कि इस वक्त टग ऑफ वॉर है, एक नर्व्स की गेम चल रही है। मैं 2 एंगल से अलग लेता हूँ। मैं एक एंगल ये है कि रिजॉल्व करने के लिए फ्री 2 ही है, एक है मिलिट्री सॉल्यूशन और दूसरे है तहरीक इंसाफ, या अगर ये कह लें कि जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब। तो ऑन द फेस ऑफ थिंग तो दोनों जो है उनको कोई दिलचस्पी नहीं है,
फौजियों को मैं 70 साल से जानता हूं, वो एक लम्हे के लिए किसी को 1 इंच भी देने पर तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके किसी के लिए वो स्पेस दे तो उसका मतलब है वो खुद कंसीड कर रहे हैं और वो एक वो रिट्रीट कर रहे हैं। ये उनके ज़हन के अंदर, तो वो ज़ाहिर है उनके हाथ में पावर स्पीक्स, हमारे यहाँ स्ट्रेटेजी स्पीक जो सियासतदानों में। अब इमरान खान साहब का केस जरा फर्क है। अब मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब की दोनों सूरतें मौजूद हैं। एक तो वो उनसे रिजॉल्व नहीं करना चाहते इस सूरत में कि अगर सूरत हाल इतनी दगड़दूं और पेचीदा हो जाए कि जिसमें वो जैसे 9 मई का वाक़या हुआ कि हजूम आ जाए, 50-100 आ जाए, अगर 9 मई को चला जाता हजूम, या किसी और मौके पे इमरान खान का 25 मई या 26 नवंबर 2022 के जो लॉन्ग मार्चेस थे वो 50,000 लाख में पहुंच जाते, तो उसके अंदर इमरान खान साहब को 100% यकीन है कि मिलना उनको कुछ नहीं था, लेकिन कम अज कम फरीक सानी को भी बहुत कारी ज़रब लगा सकते थे या लगाने के मूड में होंगे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान साहब ने कंसीड किया है। इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त टोटली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। बल्कि आपके लिए मैं दिलचस्पी की बात नहीं, क्योंकि आप जरा एक तहकीकी किस्म का फुक्का किस्म का नौजवान है और मुशाहिदा करते रहते हैं, गौर करते रहते हैं, और ज़ाहिर है कि हर बंदे की लिमिटेशन होती है टीवी के ऊपर कहने की खुशूस जब वो आप एंकर कर रहे होते हैं। जितनी पार्टी है इस वक्त इमरान खान साहब के 3-4 पोस्ट है, आप ये मेरा ये ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे और विजदान और तजिए की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि सारी की सारी स्टेशन कंट्रोल में। तो क्या जी, और ये भुट्टो साहब के वक्त में देख चुका हूँ, नवाज शरीफ साहब के वक्त में देख चुका हूँ कि उनका पॉलिटिकल पार्टीज में टॉप लीडरशिप के बाद इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है हर पार्टी का, चाहे पीएस पार्टी हो, इवन जेयूआई हो, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं हो। सर जो ब्रीफली बता सके, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, क्या उसके ऊपर भी कोई बैरूनी कंट्रोल है? अली अमीन तो बड़े सख्त बयान देते हैं। अब हाँ, बड़ी दिलचस्प बात ये किस्सा ये होता है कि ये सारे टॉपिक्स में टीवी उसमें आपके प्रोग्राम समेट नहीं सकते। 100% एस्टेब्लिशमेंट चॉइस। जब मैंने कहा इमरान ने स्पेस दिए, इमरान ने ये स्पेस जानबूझ के उनको दी है। सर आप कह रहे हैं कि अली अमीन एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है? जी हाँ। अच्छा, अब जब ये नारा लगाएंगे ना तो आपका दिल दहलना चाहिए कि इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में माशाल्लाह लगाना चाहती है। अगर वो इस्लामाबाद के चल पड़े ना, अगर वो देखेंगे कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत चलाना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट, तो अली अमीन आपको कोर कमांडर घर में लंच या डिनर करते नजर आए। ये 2 क्राइटेरिया है। जिस दिन वो नारा लगाएंगे कि मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो समझे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है रवादारी के साथ, ताकि शहबाज शरीफ नाराज ना हो और बाकी पार्टी जो उनके साथ नाराज ना हो, वो उसके बहाने माशाल्लाह कर देंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त स्टैंड लिया, अली अमीन गंडापुर को बहाना लेके आ जाएंगे कि मैं सूबे को तनख्वाह नहीं मिली, 2 महीने तनख्वाह नहीं देंगे, सूबे को साथ निकाल के लाएंगे, माशाल्लाह लग जाएगा, तनख्वाह भी दे देंगे और अली अमीन गंडापुर का एजेंडा जो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जिनको इमरान खान साहब को ये पता है इस बात का कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दिए हुए हैं। ठीक है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सर थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। उन्होंने कहा कि अमीन को इशारा मिलेगा तो वो आ जाएंगे। अब देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। नियाज़ी साहब, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।